ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲ ਵॉल्यूम 1 ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए रूल पढ़ते हैं। तो पहला 1.1 रूल की कहता है पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग चेंजिंग रिलैक्सिंग दीज रूल इज वेस्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो एफडी को पावर है कोई भी इंटरप्रिटेशन करनी है, कोई चेंज करना है रूल, कोई भी रिलैक्सेशन देनी है तो एफडी ही कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ रूल बेस्ड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है किसी रूल के रिगार्डिंग कैग ने दी ने the aforesaid power shall not be exercised save with the prior consultation of controller and auditor general of India। उसकी कंसल्टेशन तो बिना कोई काम नहीं होएगा अगर कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसी रूल के रिगार्डिंग दी गई ने, unless thereby anything represent in subject or context the term defined in this chapter are used in these rule in sense hereby explained। मतलब जब तक कुछ और नहीं किया गया किसी भी सब्जैक्ट के रिगार्डिंग जो इन रूलों के विच एक्सप्लेनेशन दी गई होंगी रूलों की ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ 1.2 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿੱਲ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ PWD ਦਾ जो ट्रैवलिंग अलाउंस का एक्सपैंडिचर है उस वाले एक्सपैंडिचर का बिल नूं छड्ड के गल करी गई है। पेड एट ट्रेजरी विदाउट स्क्रूटनी एंड काउंटर साइन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब जो कि बिना स्क्रूटनी तो पे हो जाएगा और कोई भी उस पर काउंटर साइन नहीं होंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी। टू सेव द डिले इन डिस्चार्ज ऑफ क्लेम, अगर किसी भी जो डिले हो रही है पेमेंट नूं उसनूं अगर टाइम ते पे करना है तो ये एब्सट्रैक्ट बिल बनता है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क एब्सट्रैक्ट बिल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सपेंडिचर are paid after scrutiny and counter signature of detailed bill by the controlling officer। ਤਾਂ PW ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो उस तो बाद देखिए 1.3 की कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट of a proposal to incur the expenditure on work initiated by or connected with requirement of that department। ਤਾਂ AD ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਡਮਿਨ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ 1.3 ਵਿੱਚ डिफाइन किया गया है। उस तो बाद आप देखते हैं 1.4 की कहता है एप्रोप्रिएशन मीन द असाइनमेंट टू मीट द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड एट द डिस्पोजल ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी। मतलब किसी फंड नूं अलग कर दिता गया है किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर नूं मीट करन लई और वो किस नूं दे दिता गया है? असाइनिंग अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी उस लई क्या होएगी? रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन मीन द असाइनमेंट ऑफ फंड अलग कर देना। ठीक है, बैंक देखो की है इस डिफाइन किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ से काम कर रही है उसमें बैंक को डिफाइन किया गया है। नैक्सट है अपना 1.6 दैट इज़ बुक ट्रांसफर। बुक ट्रांसफर मीन एक ऐसी प्रोसैस जिस फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन की जाएगी लेकिन मनी का इन्वॉल्वमेंट गिव और टेक ऑफ कैश विल नॉट बी टेकन प्लेस। ना ही स्टॉक मटीरियल कोई आ जा रहा है लेकिन आप फिर भी एक फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। जिमें मान लो कोई भी करैक्शन करनी है कैश बुक दे विच या कोई सैटलमेंट करनी है, सैट ऑफ करना है किसी चीज़ नूं, तो उस दे विच क्या है कि अपना कोई कैश का लेन देन तो नहीं हो रहा लेकिन क्या है फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन जरूर हो रही है। मान लीजिए कि ਆਪਾਂ एक क्रेडिटर खड़ा है, एक डेटर किसी को लेना भी है किसी को देने भी है, अगर उसने आप क्या कर देते सैट ऑफ कर दिता अकाउंट, ठीक है, तो क्या है वो बुक ट्रांसफ़र है, एंट्री हुई क्योंकि फाइनेंस तो इन्वॉल्व है लेकिन क्या है कि कैश आया गया नहीं है, उसने उसके ही सैटलमेंट कर दी गई, वो हो जाएगी बुक ट्रांसफ़र। उसके बाद बोनस मीन पेमेंट इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइब पे और वेज एज ए रिवार्ड फॉर स्पेसिफिकली गुड वर्क। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ चंगा काम करता है तो उसमें आप क्या एक सैलरी तो इलावा भी कुछ देते हैं तो उसमें बोलते हैं रिवार्ड के तौर पर बोनस। उसके बाद कैश का मतलब की है जो कि लीगल टेंडर है, लीगल कॉइन है, करेंसी है, बैंक नोट्स है, चेक पेबल ऑन डिमांड, रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स एंड आल्सो 1 रुपी स्टैम्प्स, रिवेन्यू स्टैम्प्स।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ डिपॉजिट रिसीप्ट ऑफ बैंक डिवेंचर बॉन्ड्स ਇਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ issue by head treasury on a sub treasury under its jurisdiction in favor of a person to whom the money is due or who is responsible for its disbursement is payable in lump sum। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਡ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਬ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर द पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, उस बाद देखो चार्ज एक्सपेंडिचर की है। चार्ज एक्सपेंडिचर मीन द एक्सपेंडिचर विच अंडर वेरियस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर आर एज अ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एज सच इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट टू ऑफ लेजिस्लेचर। ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ CAG ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1.12 ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ FD ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखिए नेक्स्ट आता है ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਵੈਨਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਸੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਰਿਸੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰ 1.15 ਮੀਨਸ ਅ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆਫਿਸਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪॉन्सिबिलिटी of controlling the incurring of expenditure and or collection of revenue by the authorities subordinate to the department। मतलब कंट्रोलिंग ऑफिसर ਉਹ डिपार्टमेंट है हेड ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਵੈਨਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ 1.16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿਲ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਮਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅ ਬਿਲ setting forth the detail of either contingent or travelling allowance expenditure and is subject to countersigned by a controlling authority। ਆਪਾਂ abstract ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ controlling authority ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲ ਉਸਦੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟ ਪੇਬਲ ਐਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਬਿਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਪੇਡ ਐਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.17 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਹੈਡ। ਮਾਈਨਰ ਹੈਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1.18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਨ ਰੂਲ 2.16 ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਮੈਨੂਅਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਮੈਨੂਅਲ
ਦੇ ਰੂਲ 2.16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ। ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? 1.23 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ the authority shown as such in appendix C to ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਮੈਨੂਅਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਜੋ appendix C ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸੀਟ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋगा। इसी तरह से ਹੈਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਰੂਲ 2.16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਜੋ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ और या फिर गजटेड इंप्लॉई जो भी हैड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर किया गया है कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो भी हो सकता है हैड ऑफ द ऑफिस। उस तो बाद देखिए आप कहते सी माइनर मेजर हैड इज़ द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपैंडिचर। आप पहला हमने किया सीगा कि माइनर हैड की डिवीजन सी केड़ा डिटेल हैड पहले हुंदा है मेजर हैड उस तो बाद माइनर हैड दे अगों हो जाएगा डिटेल हैड। तो मेजर हैड जो कि प्रॉपर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू मेन यूनिट मतलब आप रिवेन्यू एक्सपैंडिचर ਨੂੰ किस ਦੇ ਵਿੱਚ क्लासीफाई करना है। उस तो बाद माइनर हैड उस तो मेजर दी सब डिवीजन है फर्दर और डिटेल फर्दर डिवीजन है माइनर हैड। नैक्सट आता है नॉन रैकरिंग एक्सपैंडिचर। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋकर ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और चाहे उसकी मनी जब पेमेंट करनी होवे चाहे वो लमसम विच करिए या फिर आप मतलब इंस्टॉलमेंट विच करिए यही मैटर नहीं करता बट उसका जो एक्सपैंडिचर है वो सैंक्शन होकर एक बार आ जाता है। और वैसे भी नाम तो पता लग रहा है नॉन रैकरिंग जो कभी कभी होंगे रैकरिंग होंगे जो डेली के एक्सपैंडिचर्स होंगे हैं ठीक है वो आप अगे पढ़ांगे 1.34 यही सी 1.28। नैक्सट आता है 1.31 प्रैपोजिशन स्टेटमेंट मीन अ स्टेटमेंट सेटिंग फॉर द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ प्रपोजल इन्वॉल्विंग ऑरेशन ऑल्ट्रेशन एंड अबोलिशन ऑफ अ पोस्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट बनावांगे जिस दे विच आपां शो करांगे कि फाइनेंशियल इफेक्ट किस चीज़ का फाइनेंशियल इफेक्ट कोई भी पोस्ट जब क्रिएट की जाती है या फिर उन्होंने अपग्रेड किया जाता है तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पेगा एस्टैब्लिशमेंट से तो उस चीज़ में बोलते हैं प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। उस बाद आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। आप पढ़े से कंसोलिडेटेड फंड उस किसी सारा रिवेन्यू जो भी रिसीट सी गवर्नमेंट की वो एड ऑन हो रही सी मतलब क्रेडिट हो रही सी। पब्लिक अकाउंट नाम तो ही पता लग रहा है कि पब्लिक का है पैसा उस ठीक है तो स्टेट के नाम चाहे खुले है लेकिन पैसा किसका कलैक्ट हो रहा है उत्थे पब्लिक का और पेमेंट भी किनू होनी है कल पब्लिक नू ही होनी है सिर्फ गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है उस ठीक है। मीन द अकाउंट इनटू विच ऑल द पब्लिक मनी अदर दैन दोज विच फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट received by on the behalf of state are credit and from which disbursement are made in accordance with prescribed rule। तो जिस विच पैसा कलैक्ट होएगा सारा पब्लिक का ही अमाउंट है वो सारा जो कि क्रेडिट होएगा और उस दे विच डिसबर्समेंट एज पर रूल हो जाएंगियां। एग्जाम्पल है जिवें प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट है लेकिन उसकी एक्चुअल है किसका पब्लिक का पैसा है और पब्लिक नू ही पे हो जाना है तो वो क्या है पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब दे विच कलैक्शन इस तरीके से आप जस्ट लाइक अ बैंक हो जाएगा। उस बाद देखियो रीएप्रोप्रिएशन की होंदा है मीनस द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। आप एप्रोप्रिएशन पढ़िया सी उस दे विच किसी की पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लई एक फंड अलॉट हो जाना। रीएप्रोप्रिएशन की है एक फंड तो दूजे फंड विच ट्रांसफर कर देना ठीक है एक यूनिट तो दूजी यूनिट इस ट्रांसफर है जस्ट फंड का। उस बाद 1.34 कहता है रैकरिंग एक्सपैंडिचर मीनस ऑल द एक्सपैंडिचर विच इज़ नॉट नॉन रैकरिंग तो जो नॉन रैकरिंग नहीं है वो केड़ा हो जाएगा रैकरिंग हो जाएगा। उस बाद 1.37 पढ़ांगे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी मीन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर। तो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी कौन है जो गवर्नर के थले है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का उसमें आप सबॉर्डिनेट अथॉरिटी बोल देंगे। नैक्सट आता है टैक्नीकल सैंक्शन 1.38 के विच आता है। इस दे विच किया गया है कि एक सैंक्शन है जो कि कंपीटेंट अथॉरिटी ने दी है हम टैक्नीकल है तो किस तो रिलेटेड है वर्क तो रिलेटेड ही होएगा कंस्ट्रक्शन की पूरा दसना कि किस चीज़ दे विच किन्नी मैटीरियल यूज होएगा ठीक है ना ये सब चीज़ें टैक्नीकल नेचर दी हैं। तो टैक्नीकल सैंक्शन इज़ द सैंक्शन ऑफ अ कंपीटेंट अथॉरिटी टू a properly detailed estimate of cost of work of construction or repair ठीक है। तो रिपेयर या कंस्ट्रक्शन तो रिलेटेड कोई भी टैक्नीकली आप एस्टिमेट बना लेने हैं कोस्ट का उन्होंने बोलते हैं टैक्नीकल सैंक्शन है। उस तो बाद आप देखते हैं ट्रेजरी रूल मीन पंजाब ट्रेजरी
ਜੋ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 1.40 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।